हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे 6th क्लास एनसीईआरटी जिसका चैप्टर नंबर है 9 और जिसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हाशिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। लोहे के औजार और खेती। ये तो हमारा छोटा सा प्रभाकर के बारे में बताया था और आगे स्टार्ट है ये चैप्टर। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 5 में पढ़ चुके हो। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है। अध्याय 6 में तुमने पढ़ा है कि लोहे की फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया था। तो ये तो आप पढ़ चुके हैं। इनको बताना आपके लिए आसान ही होगा। जैसे पहले लकड़ी के फाल हुआ करते थे, उससे धरती से मिट्टी को खोदा जाता था, फिर लोहे के आए, है ना। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। सिंचाई। तो देखते हैं औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुनो। हसिया, कुल्हाड़ी और संडसी। ये देखो, हसिया, कुल्हाड़ी और संडसी। लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हो। तो आप यहाँ पर उनके नाम लिख सकते हैं। समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजारों तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। तो कृषि के लिए जितना ज़रूरी औजार था और उसका रोपाई करना था, उतना ही ज़रूरी उनकी क्या थी, सिंचाई करना। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों से सही वाक्य भरो। तो लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। तो ये देखो, ये पॉइंट दिए गए हैं। लोग राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए। क्या चाहिए? धन। तो आगे है प्रकार से। सेकंड क्या होगा? सेकंड, वे किसानों से कर लेते थे। थर्ड क्या होगा? कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। फोर्थ, यह सिंचाई से ही संभव था। तो फिफ्थ में आएगा, राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। 6, लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। कृषि उत्पादन बढ़ा, राजस्व भी बढ़ा और किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। तो इस प्रकार से था ये। गांव में कौन रहते हैं? इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गाँव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते हैं। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता है? विल्ला। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी हैं जो उनको विल्ला कहा जाता है। साधारण हवलवाहों को उणवार कहते हैं और भूमिहीन मजदूर दास, कडेसियार और अधिमाई कहलाते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के लोगों को बताया गया है। जो तमिल क्षेत्र में रहते थे उन भूस्वामियों को विल्ला कहा जाता था और जो साधारण हलवाहों को क्या कहा जाता था? उणवार। और जो भूमिहीन मजदूर थे, जिनके पास भूमि नहीं थी, तो उनको क्या कहा जाता था? दास, कडेसियार और अधिमाई। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। देश का जो उत्तरी हिस्सा है, मतलब ऊपर का एरिया है, हिमालय पर्वत की तरफ का एरिया है, तो वहाँ पर गांव के प्रधान व्यक्ति को क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे।
इनके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। आगे है, ग्राम बोझकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। कौन थे? ग्राम बोझकों के अलावा कृषक, जो क्या थे? गृहपति। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनके दास कर्मकार होते थे जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी आजीविका चलानी पड़ती थी। जो ये होते थे ना गृहपति, इनके पास ज़मीन नहीं होती थी और ये दूसरों की ज़मीन पर खेती करके अपनी जीविका को चलाते थे। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी रहते थे। आगे दिया गया छोटा सा पैराग्राफ, इसको भी पढ़ेंगे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तमिल की जो तमिल भाषा की प्राचीनतम रचनाएं थी उनको संगम साहित्य कहा जाता था। साहित्य का संगम। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता था क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। कहाँ के? मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका क्या किया जाता था? संकलन। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया जाता था वे संगम साहित्य में पाए जाते थे। जो गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया जाता था वे संगम साहित्य में पाए जाते थे। आगे है, नगर क्या कहती है? कहानियाँ, यात्रा वर्णन, मूर्तिकलाएँ और पुरातत्वविद। तो नगरों के बारे में पढ़ेंगे। तुमने जातकों के बारे में तो सुना ही होगा। ये वो कहानियाँ जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। तो यहाँ पर हम एक निर्धन की कहानी को पढ़ेंगे जिसे हम जातक कथा भी कहते हैं। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की पिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनी और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने के बाद से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियाँ और पत्ते में उसे मिल जाए तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे में एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजर रहा था। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे आ गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहाँ उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुम्हें हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। कौन बताता है? व्यापारी। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचना जब तक मेरी न बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास न मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। तो देखो किस प्रकार से वह एक चूहे से अमीर बन जाता है। ये होती हैं जातक कथाएं। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इस कहानी में जो जो व्यक्ति आए उनकी सूची बना सकते हैं। प्रत्येक के लिए तय करो कि वे शहर में, गांव में या फिर शहर या तथा गांव दोनों में रहते थे। घोड़े का व्यापारी शहर में क्यों आया था? व्यापार करने के लिए। क्या महिलाएं कहानी में बताए विषयों को अपना सकती हैं? उत्तर के कारण बताओ। तो आप इनको खुद ही हल करना है, ठीक है। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते हैं। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता है जहां लोग आते हैं। तो क्या है? शहरों, गांव
और फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को क्या करते हैं मूर्तिकार, बड़े अच्छे तरीके से उनको उकेरते हैं और क्या करते हैं, जो रेलिंग है, खंबे हैं, प्रवेश द्वारों पर उनको लगा देते हैं। तो ये देखो नीचे सांची की मूर्तिकला, यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य बनाया गया है। तुम अध्याय 12 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंटों की बनी हैं या फिर लकड़ी या पत्थर से? क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है? इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। दिल्ली में मिला, ये देखो, है ना, ये वाली दीवार है, ये वाली देखो कैसे उकेरा गया है इनको, निकासी देखो इनकी कितनी अच्छी है। दिल्ली में मिला वल्य कूप, ये देखो दिल्ली का वल्य कूप। हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था से यह कैसे कितना भिन्न है। हड़प्पा में कैसा था, हड़प्पा में इससे अलग तरीके का था और इसमें अलग तरीके का। अध्याय 6 में वर्णित अनेक शहर माँ जनपदों की राजधानी थे, जैसा कि तुमने पढ़ा। इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे, जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो। अनेक शहरों में वल्यकूप मिले हैं। ये वल्यकूप गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। इसके लिए गुसल खाने के लिए, नाली और या फिर कूड़ेदान। प्राय ये वल्यकूप लोगों के घरों में होते थे, सबके घरों में मिलते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। किसके? महलों के, बाजारों के और फिर आम घरों के। संबद्ध लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ज़्यादा समय तक टिक न पाए हों। ऐसा भी हो सकता है कि जो महल है, बाज़ार है, आम लोगों के घर हैं, वो कच्ची मिट्टी से, कच्ची ईंटों से, लकड़ी से बने हों और वह टिक न पाए हों। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ कई नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उल्लेख लिखा है। उसने लिखा है मानचित्र 7 में भरूच ढूंढो। अब उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो। ये देखो बेरिकाजा, भरूच का यूनानी नाम। किसका? भरूच का यूनानी नाम क्या है? बेरिकाजा। और उसकी क्या है, ये कहानी है। बेरिकाजा की संकरी खाई में समुद्र में आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। किसके लिए? जो बेरिकाजा की खाड़ी है, संकरी खाड़ी है, वो वहाँ पर जो नाविक आते हैं उनका नाव चलाना कितना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज चला पाते हैं, मतलब जिसका एक्सपीरियंस था वही चला पाते थे। बेरिकाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जो जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इतर यहाँ से निर्यात किया जाता था। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इसमें चांदी के बर्तन हो सकते थे, गायक किशोर हो सकते थे, सुंदर औरतें हो सकती थी, अच्छी शराब या फिर उत्कृष्ट महीन प्रकार के कपड़े शामिल थे। बेरिकाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीज़ों की सूची आप अलग अलग इनको बना सकते हैं। 2 ऐसी चीज़ें बताओ जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं आसानी से। सिक्के, पृष्ठ 90 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया जाता था। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे। कौन से? आहत, जो करीब कितने साल चले? 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिखाया गया है। ये देखो आहत सिक्के दिखाए गए हैं। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इसे आहत सिक्का कहा जाता है, जो ठप्पे से बनाया जाता था। विनिमय के अन्य साधन। संगम साहित्य की छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे थे। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते। चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाए। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। तो ये छोटी सी कविता है। क्या मेंशन कर रही है? ये बता रही है कि खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे थे। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते तय किए जा रहे थे। चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाए।
शहरों से नमक के सौदागरों के युद्ध चले जाने से सिर्फ क्या हो रह जाता है, सन्नाटा। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। आगे है नगर, अनेक गतिविधियों के केंद्र। तो अब हम नगरों के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा को देखो, कहाँ, मानचित्र 113 पृष्ठ नंबर पर, जो बहुत ही ज़्यादा आगे दिया गया है। 113, अरे भाई 113 तो बहुत ही ज़्यादा आगे हो जाएगा। चलो कोई नहीं, हम फिर देखेंगे आगे के चैप्टर में है शायद वो। कहाँ थे, ये रहे। तो यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। तो इस प्रकार से मथुरा के बारे में बताया गया है कि मथुरा में क्या क्या था। उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर था रास्ता एक, और एक दूसरा रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर। तो यहाँ पर किलेबंदी थी और मंदिर भी थे। पशुपालक क्या करते थे, अपना भोजन जुटाते थे, किसान और पशुपालक। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। क्या बनी? कुषाणों की दूसरी राजधानी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा क्या है? एक धार्मिक केंद्र है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। कहाँ? मथुरा में जो खंड हैं, मूर्तियाँ हैं, अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों तथा मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। कौन करते थे? मठों और मंदिरों में जो शहर के राजा, रानी हैं, अधिकारी हैं, व्यापारी हैं, शिल्पकार हैं। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। मथुरा के लोगों के व्यवसायों की एक सूची बनाओ। एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं था। शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। कहाँ? पुरास्थलों से शिल्पों के क्या मिले हैं? नमूने। मिट्टी के बहुत ही पतले और बहुत ही सुंदर सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। क्या? उत्तरी काले चमकीले, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीपों के उत्तरी भाग में होते थे तथा ये प्राय काले रंग के होते थे और इनमें एक खास चमक होती थी। ध्यान रहे, अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चला है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मथुरा इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। क्या? किसका? कपड़ों का उत्पादन। कहाँ था? उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मथुरा। और ये काम कौन करते थे? स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगते। कौन कौन? शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ, यानी कि संगठन, श्रेणी, कुछ भी कह सकते हैं हम, जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियाँ व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम करती थी। यहाँ लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक स्थानों को दे दिया जाता था। आगे है सूत काटने और बुनने का नियम। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे। आगे का थोड़ा सा ही रहता है हमारा, कुछ ज़्यादा ही बड़ा टॉपिक हो गया मुझे लगता है ना। सूत काटने और बुनने के नियम। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। किसके? अर्थशास्त्र के। अध्याय 8 के अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। अध्याय 8 में अर्थशास्त्र का, इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती है। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिखुणियों
वृद्धावेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, वे अपनी दासियों को बेचकर कच्चे माल को मंगवा लेती थी और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती थी। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती थी, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षण उस औरत की तरफ देखता है या फिर इधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उनका अंगूठा भी काटा जा सकता है। देखो कितने सख्त नियम थे। अगर हमें थोड़ी सी चोट लग जाए तो हमें कितना दर्द होता है। और वो क्या करते थे, अगर काम नहीं अच्छे तरीके से हुआ तो अंगूठा ही काट देते थे। उन महिलाओं की सूची बनाओ जिन्हें निरीक्षक नियुक्त कर सकता है। क्या काम करने के दौरान महिलाओं को मुश्किलें झेलनी पड़ती थी? जी हाँ, बहुत। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे है सूक्ष्म निरीक्षण। अरिकामेडु मानचित्र 7 में अरिकामेडु पुदुचेरी में ढूंढो। अरिकामेडु कहाँ है? पुदुचेरी में। पृष्ठ 96 में रोम के बारे में दी गई जानकारी पढ़ो। 96 तो भाई पास है। ये देखो रोम के बारे में जानकारी दे रखी है यहाँ पर। चलो पढ़ते हैं, आते हैं इस पर भी। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पतन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। कहाँ? अरिकामेडु में। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संवत गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय अक्षेत्र के एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। क्या मिले हैं? पात्र, एफोरा जैसे पात्र। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसी मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले। किसकी मुहर? एरेटाइन। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता है। कुछ ऐसे बर्तन भी थे जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड थे जो सुम्मत कपड़े की रंगाई के पात्र रहे हुए। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। ये देखो अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। कई बर्तनों पर ब्राही लिपि में अभिलेख मिले हैं। कौन सी लिपि में? ब्राही लिपि में। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें तमिल ब्राही अभिलेख भी कहा जाता है। आगे है 69 मानचित्र 6 में रोम को पढ़ो, ढूंढो। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। कब? जब गंगा तट के मैदान पर क्या कर रहे थे? शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी है। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिम एशिया तक फैला साम्राज्य है। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले क्या किया? शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर है जिससे मैंने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंग मंडल बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ीनुमा जगहें हैं। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख रहे हैं। इन्होंने स्नानघर भी बनवाए। स्त्री पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित किए। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे, आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु वार्ड के जरिए शहर के स्नानघरों, फुव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। तो इस प्रकार से था यह हमारा आज का चैप्टर, और मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ और एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। तो ओके, चलते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और नए चैप्टर के साथ। ओके, बाय बाय।